मुझे पता चला कि अगर कोई भी मुझसे झूठ बोलता है तो मुझे 1000 रुपए मिलते हैं। मैं सीधे एक क्लब में पहुंच गया। वहां मैंने पूरे क्लब की सभी लड़कियों को अपने सामने इकट्ठा किया और जोर से पूछा, क्या तुम सब मुझे पसंद करती हो? अचानक ये सवाल सुनकर कुछ लड़कियां खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। उन्हें लगा कि पता नहीं मैं क्या पूछने वाला हूँ। ऐसे सवालों के जवाब उन्हें हर रात अनजान आदमियों को कई बार देने पड़ते थे। उन सभी लड़कियों को हंसते हुए देखकर मैंने आदेश दिया, हंसना बंद करो, सब लोग एक साथ मुझे जवाब दो। कुछ पैसे मिलने की उम्मीद में सभी लड़कियों ने एक साथ जोर से कहा, हाँ हमें तुम पसंद हो। उनकी बात खत्म होते ही सिस्टम का नोटिफिकेशन तुरंत आ गया। सिस्टम में 43,000 रुपए आ गए। मैं अंदर से तुरंत बहुत खुश हो गया। मेरे चेहरे की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि मैंने अपनी मुस्कान हटा ली। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। मैनेजर ने साफ कहा था कि आज 44 लड़कियां काम पर हैं। फिर मुझे सिर्फ 43 लोगों का इनाम क्यों मिला? मतलब किसी ने जवाब ही नहीं दिया। क्या मुझे कोई बेवकूफ समझ रखा है? मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मैंने सबके ऊपर अपनी नजर घुमाई। अभी जवाब किसने नहीं दिया? वो अभी मेरे सामने आए। तभी एक बहुत खूबसूरत लड़की बड़े घमंडी अंदाज में भीड़ से बाहर आई। मैनेजर लियू ने चुपके से मेरी तरफ देखा। उसे डर था कि मैं नाराज हो जाऊंगा, इसलिए उसने तुरंत उस लड़की को डांटते हुए कहा, आमे क्या तुम्हें आज काम नहीं करना है? जल्दी से भाई मुंह से माफी मांगो। लेकिन आमे ने बेपरवाही से मुंह बनाया और ठंडे अंदाज में बोली, आज भाई गुई यहाँ आने वाला है, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। भाई गुई डायमंड लेवल का मेंबर था, उसके पास बहुत पैसा था और वो खुलकर खर्च भी करता था। हर बार आने पर वो आमे को 5000 रुपए देता था। आमे ने मुझे घमंड से देखा और बोली, तुम्हारे पूरे कपड़ों की कीमत भी 200 रुपए नहीं होगी। चेहरा तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन सिर्फ अच्छा चेहरा होने से क्या फायदा? मैं तुम्हारे जैसे गरीब इंसान पर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। मैंने बस शांत होकर कहा, ठीक है तो तुम जा सकती हो। और कोई जाना चाहता है? बाकी सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें भी लगता था कि मैं ज्यादा पैसे वाला ग्राहक नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा ही सही, कुछ मिलना कुछ भी न मिलने से बेहतर था। इस जगह पर कम पैसे वाले ग्राहकों के लिए एक अलग नाम इस्तेमाल किया जाता था और इसके उलट बहुत अमीर लोगों को बड़ा ग्राहक माना जाता था। लेकिन हर किसी को भाई गुई जैसा अमीर ग्राहक नहीं मिलता, इसलिए पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। अब कोई और जाने के लिए आगे नहीं आया। आमे ने धीरे से उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, सब के सब बेकार हो। इतना कहकर वो मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। उसे जाते देखकर मैनेजर लियू ने तुरंत अपना फोन निकाला। उसने स्क्रीन मेरी तरफ करते हुए कहा, भाई मुंह, इन सभी का चार्ज है, बस QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। लेकिन मैंने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। मैंने शांत चेहरे के साथ बाकी लड़कियों से फिर पूछा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, क्या इस दुनिया में तुम सब सिर्फ मुझे ही पसंद करती हो? सभी लड़कियों ने फिर एक साथ जवाब दिया, हाँ। तुरंत सिस्टम में फिर से 1000 में 43,000 रुपए आ गए। मेरा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। मेरे चेहरे पर फिर से एक शानदार मुस्कान आ गई। मैं अंदर से बहुत खुश था। इसके बाद मैंने अपना फोन निकाला और QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया। मैंने एक ही बार में पूरा पेमेंट कर दिया। मैनेजर लियू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो लगातार सम्मान से झुकते हुए बोला, भाई आपको और कुछ चाहिए? बस आदेश दीजिए। मैंने अपना हाथ अपने भूखे पेट पर रखा। फिर मैंने बड़े आराम से खाने की कई चीजें ऑर्डर कर दी, साथ ही कुछ बड़े फलों के प्लेटर भी मंगवाए। एक थोड़ी गोल मटोल लड़की तो लगभग भावुक हो गई। पिछली बार उसने फलों की प्लेट से सिर्फ तरबूज का एक टुकड़ा खाया था तो ग्राहक ने उसे बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन इस बार मैं दिखने में भी अच्छा था और दिल का भी सच्चा। ये देखकर उसने अपने कपड़े ठीक किए और हल्के से मुस्कुराई। फिर वो मेरे सामने खुशी से डांस करने लगी। वो इसे मेरे अच्छे व्यवहार का धन्यवाद मान रही थी। बाकी लड़कियों ने भी उसे देखा और वे भी उसके साथ डांस करने लगी। कुछ ही देर में लंबी लंबी लड़कियां मेरे आसपास खड़ी थीं और लगातार डांस कर रही थीं। मैं घबरा कर पीछे हटने लगा। अचानक मेरा पैर सोफे से टकरा गया। मेरे पैर कमजोर पड़ गए और मैं गलती से जाकर अंडरकवर पुलिस ऑफिसर बाई निंगबिंग की गोद में बैठ गया। उससे पहले बाई निंगबिंग अकेले सोफे पर बैठी थी। उसके छोटे ईयरपीस में उसकी टीम के लोग उसे जानकारी दे रहे थे कि टारगेट व्यक्ति जल्द ही क्लब में पहुंचने वाला है। उसका जरूरी सामान पहले से तैयार था ताकि जरूरत पड़ने पर वो तुरंत एक्शन ले सके। लेकिन अगले ही पल मैं सीधे उसकी गोद में आकर बैठ गया। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर मुझे संभाल लिया। फिर वो अचानक घबरा गई। ओ नहीं, सब गड़बड़ हो गया। मैं भी अचानक चौंक गया और कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये क्या चीज है जो इतनी अजीब लग रही है? इस अजीब स्थिति और हम दोनों की हरकत देखकर बाकी लोगों को गलतफहमी होने लगी। सभी लड़कियां तुरंत मजाक करने लगीं और कमरे का माहौल अचानक बहुत शोर वाला हो गया। निंगबिंग दीदी, हमें नहीं पता था कि तुम्हें ऐसा पसंद है। लगता है तुम्हारा कंट्रोल ज्यादा देर नहीं चला, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। भले ही मेरा कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा था, लेकिन मैं उनकी बात का मतलब तुरंत समझ गया। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मैं तुरंत वहां से उठकर खड़ा हो गया। बाई निंगबिंग कुछ कर पाती उससे पहले ही ये अजीब स्थिति खत्म हो गई। उसने शांत चेहरे के साथ अपनी जैकेट ठीक की, जैसे वो बस अपने कपड़े संभाल रही हो। असल में वो अपना जरूरी सामान छिपा रही थी। फिर उसने आराम से कहा, सॉरी, शायद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। तुरंत सिस्टम में 1000 रुपए आ गए। मैंने मन ही मन सोचा, सच में जितनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं उतना ही अच्छा झूठ भी बोल लेती हैं। पसंद नहीं करती, फिर भी कितनी अच्छी बातें कर रही हैं। अगर मेरी जगह कोई और लड़का होता तो शायद उसकी बातों में फंस जाता, लेकिन मेरे पास सिस्टम था, इसलिए मैं इतनी आसानी से किसी के चक्कर में नहीं पड़ने वाला था। मुझे अभी जल्दी से ज्यादा पैसे कमाने थे। मैंने जो फीस दी थी वो सिर्फ 1 घंटे के लिए थी। अभी तक जो पैसे मिले थे वे मेरे बाकी खर्चों के लिए भी काफी नहीं थे, इसलिए मैं बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं कर सकता था। तभी गुलाबी बालों वाली एक लड़की मेरे पास एक ड्रिंक लेकर आई। वो एक खास काम के लिए आई थी। ड्रिंक्स पर क्लब को ज्यादा फायदा होता था, इसलिए मैनेजर ने उसे कहा था कि वो मुझसे और ऑर्डर करवाने की कोशिश करे। भाई मुंह, क्या मेरे साथ एक मजेदार गेम खेलोगे? वो मेरे पास आकर धीरे से बोली, हम नंबर गेस करने वाला गेम खेल
खेलते हैं। मैंने पहले कभी ये गेम नहीं खेला था, इसलिए उसने आराम से मुझे इसके नियम समझाए। ये एक नंबर गैसिंग गेम था जिसमें खिलाड़ी नंबर बोलते हैं और एक दूसरे को गलत अनुमान लगाने के लिए मजबूर करते हैं। सीधी भाषा में कहें तो इसमें सामने वाले को बातों में उलझाना पड़ता है और जिसका अनुमान गलत होता है वो हार जाता है। मुझे लगा कि ये गेम मेरे सिस्टम के लिए बिल्कुल सही है। मैं अभी हाँ कहने ही वाला था कि गुलाबी बालों वाली लड़की ने एक और बात जोड़ दी, अगर तुम जीते तो मैं ड्रिंक लूंगी और अगर तुम हारे तो तुम्हें एक और ड्रिंक ऑर्डर करनी होगी। कैसा है? मैं तुरंत हैरान रह गया। क्या मुझे फिर से कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा? ये बहुत महंगा था। मैं यहाँ पैसे कमाने आया था, सिर्फ खर्च करने वाला काम मैं बिल्कुल नहीं करने वाला था। इसलिए मैंने तुरंत गेम के नियम बदल दिए। ड्रिंक किस बात की? हम पानी पीते हैं। जो हारेगा वो एक ग्लास पानी पिएगा। गुलाबी बालों वाली लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो ग्राहक को नाराज नहीं कर सकती थी, वरना उसे टिप मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती। इसलिए उसने गेम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने कहा 5 नंबर 3। मैंने तुरंत कहा 5 थोड़ा ज्यादा नहीं है? मेरे पास सच में 3 है, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारे पास 3 नहीं है। मेरे हाथ में 1, 3, 2, 4 और 2, 6 थे। मतलब मैंने सच कहा था। अब बस देखना था कि सामने वाली को मेरी बात पर भरोसा होता है या नहीं। गुलाबी बालों वाली लड़की रहस्यमय तरीके से हंसते हुए बोली, मेरे पास भी काफी 3 है। सिस्टम में 1000 रुपए आ गए। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो झूठ बोल रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा। कुछ ही देर में जवाब सामने आ गया। उसके पास 1-1 था, 3 2 थे और बाकी नंबर मिलाकर कुल 5 पासे थे। भले ही 1 को किसी भी नंबर की तरह गिना जाए, फिर भी उसके पास सिर्फ 1 3 बन रहा था। हम दोनों को मिलाकर भी सिर्फ 2 3 थे। साफ था कि वो ये राउंड हार गई। उसने आधा ग्लास पानी भरा और एक ही बार में पी लिया। फिर उसने अपनी आस्तीन ऊपर की और बोली, चलो एक और राउंड। उसका काम ही ग्राहकों के साथ गेम खेलना था, इसलिए वो इस गेम में काफी एक्सपर्ट थी। लेकिन हारने के बाद उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मन में सोच लिया कि अगला राउंड वो जरूर जीतेगी। बाकी सभी लड़कियां भी पास आकर गेम देखने लगी। सिर्फ बाई निंगबिंग खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि गुलाबी बालों वाली लड़की लगातार 10 से ज्यादा राउंड हार जाएगी। इतना पानी पीने के बाद वो अपना पेट पकड़कर खड़ी थी। उसे अपनी हार पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। भाई तुम्हारी किस्मत कैसी है? तुम एक भी राउंड कैसे नहीं हारे? पहले वाला दंड तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इतना पानी पीना अब मुश्किल हो रहा था। वो अब और पानी नहीं पी सकती थी, इसलिए वो जल्दी से बाहर चली गई। तुरंत कुछ और लड़कियां उसकी जगह आ गईं। हमने फिर लगातार कई राउंड खेले और मैं हर बार जीतता रहा। लड़कियां बदलती रहीं और मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज लगातार आती रही। इतनी लगातार जीत के बाद मैंने और 83,000 रुपए कमा लिए। सिर्फ लगभग 20 मिनट में इतनी कमाई हो गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई और भी लड़कियों को गेम खेलने के लिए बुला लिया। हर बार मेरे जीतने पर वहाँ हलचल मच जाती। तभी बाई निंगबिंग ने अचानक पीछे मुड़कर सबको देखा। फिर उसने दोबारा खिड़की के बाहर नजर डाली। नीचे पार्किंग में एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। एक 51 साल का अमीर आदमी गाड़ी से उतरा और क्लब के अंदर चला गया। बाई निंगबिंग की नजर तुरंत बदल गई। उसने बहुत धीरे से कहा, ऑपरेशन शुरू करो। इसके बाद वो मुड़ी और उसके चेहरे पर तुरंत एक अलग सी मुस्कान आ गई। बस करो, अब गेम बंद करो, भाई को थोड़ा आराम करने दो। वैसे भी हम सभी काफी देर से खेल रहे थे। धीरे धीरे बाकी लड़कियां वहाँ से हटने लगी। कोई गाने गाने लगी तो कोई खाना खाते हुए फोन देखने लगी। सोफे पर काफी लोग बैठे हुए थे और मैं सबके बीच सबसे बीच वाली जगह पर बैठा था। तभी बाई निंगबिंग धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने मेरे पास बैठी लड़की को इशारा किया। वो लड़की ज्यादा खुश तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उठकर वहाँ से चली गई। बाई निंगबिंग तुरंत मेरी बगल में बैठ गई। उसने अपनी उंगलियों से एक स्ट्रॉबेरी उठाई और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, भाई भूख लगी है क्या? सिर्फ गेम ही मत खेलो, थोड़ा खा भी लो। मैंने मुड़कर बाई निंगबिंग की तरफ देखा। वाह, मुझे पता था कि वो शायद झूठ बोल रही थी, लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं फिर भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मैंने भी मजाक में उसका दिया हुआ स्ट्रॉबेरी लेने का फैसला किया। मैंने हल्का सा एक टुकड़ा खाया। अगले ही पल बाई निंगबिंग ने बचा हुआ स्ट्रॉबेरी खुद खा लिया। मैं एकदम से चुप हो गया। मुझे ये सब बहुत अजीब और शर्मिंदगी वाला लगा। मेरे गाल गर्म हो गए। मैं बस उसकी तरफ देखता रह गया। बाई निंगबिंग ने भौं उठाई और पूछा, क्या हुआ? उसकी बात सुनकर मैं एकदम घबरा गया और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। बाई निंगबिंग हल्का सा हंसी और मेरी तरफ थोड़ा करीब आ गई। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से अपने गाल पर रख दिया। मैंने पहले कभी किसी के साथ ऐसा अनुभव नहीं किया था, इसलिए मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मेरा शरीर जैसे बिल्कुल स्थिर हो गया। दिमाग भी पूरी तरह खाली था। बस उसकी एक बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं बस चुपचाप वहीं बैठा रहा। तभी उसकी हरकत से मैं और भी ज्यादा हैरान था। तभी बाई निंगबिंग के छोटे ईयरपीस में सूचना आई, टारगेट व्यक्ति अंदर वाले कमरे की तरफ जा रहा है। बाई निंगबिंग ने तुरंत फैसला किया कि उसे अपना नाटक और असली दिखाना होगा। उसने मुझे अचानक अपने पास खींच लिया और मेरे बहुत करीब आ गई। उस पल मुझे लगा जैसे समय रुक गया हो। मैं अपने दिल की धड़कन साफ महसूस कर सकता था। उसके आसपास होने से मैं पूरी तरह घबरा गया था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसकी हल्की खुशबू मुझे महसूस हो रही थी और मैं और भी कंफ्यूज हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये तो मुझे पसंद भी नहीं करती, फिर ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ अपना काम कर रही है? पैसों का ख्याल आते ही मुझे अचानक होश आया। मैंने उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन बाई निंगबिंग को शायद मेरी कोशिश समझ आ गई। उसने मुझे मजबूती से पकड़े रखा। मैंने देखा कि मैं आसानी से वहाँ से हट नहीं सकता, तो मैंने झुंझलाकर उसे दूर करने की कोशिश की। अचानक वो चौंक गई। मेरी हरकत थोड़ी ज्यादा जोर की थी। वो दर्द से हल्का सा कराह उठी, लेकिन उसने अपना नाटक जारी रखा ताकि बाहर वालों को कोई शक न हो। आसपास मौजूद लड़कियां भी अपने अपने काम में लगी रहीं। कोई गाना गा रही थी तो कोई डांस कर रही थी। किसी ने हमारी तरफ खास ध्यान नहीं दिया। बाई निंगबिंग ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसकी नजर लगातार दरवाजे की तरफ थी। उसके हिसाब से टारगेट व्यक्ति किसी भी समय वहाँ पहुँच सकता था। उसे बस थोड़ा और इंतजार करना
करना था और अपनी एक्टिंग जारी रखनी थी। लेकिन ये सब मेरे लिए काफी देर तक चलता रहा। मुझे बहुत असहज महसूस होने लगा। मैंने उसे तुरंत पीछे हटने का इशारा किया और मुश्किल से कहा बस। बाई निंगबिंग ने आखिरकार मुझे छोड़ दिया और मुझे थोड़ा आराम करने का मौका मिला। मैं तुरंत एक तरफ मुड़ गया। पागल हो क्या? बाई निंगबिंग ने मेरे चेहरे को देखा और मजाकिया अंदाज में पूछा, इतना रिएक्शन क्यों दे रहे हो? मैंने तुरंत अपनी सफाई देते हुए कहा, किसने कहा? मुझे तो बहुत अनुभव है। मैं बस एक्टिंग कर रहा था। हालांकि मैं अंदर से पूरी तरह घबराया हुआ था। लेकिन बाई निंगबिंग ने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया। वो बस हल्का सा हंसी। अच्छा, तो तुम बड़े एक्सपर्ट हो? फिर कभी मुझे भी सिखा देना। मैं भी ऐसी चीजों में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अभी उसकी बात पर जवाब देने ही वाला था कि बाई निंगबिंग की नजर अचानक दरवाजे की तरफ गई। उसे कुछ संदिग्ध लगा। दरवाजे के पास कोई मौजूद था। कोई शीशे से कमरे के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल बाई निंगबिंग ने फिर से अपना एक्टिंग प्लान जारी रखा। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था और मेरी बात बीच में ही रुक गई। मैं बस हैरानी में रह गया। असल में मैं लगातार सिस्टम के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया। क्या उसकी बातें सच थीं? लेकिन जैसे ही ये ख्याल आया, मैंने तुरंत उसे अपने दिमाग से निकाल दिया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगा कि वो बस बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, इसलिए मैं उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता था। शायद सिस्टम में कोई गड़बड़ हो गई थी। हाँ, जरूर सिस्टम में ही कोई खराबी होगी। तभी अचानक जोर की आवाज आई। दरवाजा तेजी से खुल गया। तभी एक महंगे सूट पहने अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से में तेजी से अंदर आ गया। मैनेजर लियू भी उसके पीछे पीछे आया और लगातार उसे समझाने लगा, हाओ भाई, आप नाराज मत होइए। जो भी बात है आराम से बात करते हैं। हाओ भाई नाम का वो आदमी बाई निंगबिंग के सामने जाकर रुका। उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए वो गुस्से में बोला, बाई निंगबिंग, कल जब मैं यहाँ आया था तब तुम मेरे सामने बहुत नखरे दिखा रही थी। तुमने मुझे अपने करीब भी नहीं आने दिया। मुझे लगा कि तुम यहाँ नई हो और शायद शर्मीली हो, लेकिन अब समझ आया कि तुम मेरे सामने बस नाटक कर रही थी। इतना कहकर उसने मेरी तरफ भी गुस्से से देखा। अब मुझे सब समझ आ गया है। तुम्हें लगता है कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए तुम इस जवान लड़के को पसंद करने लगी हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम यहाँ काम करने आई हो। तुम यहाँ पैसे कमाने के लिए हो। तुम्हारे खर्चे सिर्फ मेरे जैसे लोग ही उठा सकते हैं। मैनेजर लियू तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा, आप गुस्सा मत कीजिए। फिर उसने बाई निंगबिंग की तरफ इशारा किया। निंगबिंग, जल्दी से हाओ भाई से माफी मांगो। बाकी लड़कियां भी धीरे धीरे उसे समझाने लगी। हाओ भाई, आप शांत हो जाइए, हम आपके साथ बैठते हैं। निंगबिंग, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, वरना तुम्हारे पैसे कट सकते हैं। लेकिन बाई निंगबिंग सोफे पर वैसे ही बैठी रही। उसने न कुछ कहा न कोई जवाब दिया, जैसे ये सब उससे जुड़ा ही न हो। जैसे अभी जो बातें कही गईं वे किसी और के बारे में थी। असल में उसके दिमाग में पहले से एक योजना चल रही थी। मेई तियानहाओ नाम का ये आदमी एक रिसर्च संस्थान का बड़ा अधिकारी था। उसके पास देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी थी। एक साल पहले उसकी जिंदगी अचानक बदल गई थी। उसने महंगी चीजों पर खूब खर्च करना शुरू कर दिया। जांच करने पर पता चला कि उसकी ये बदलती जिंदगी एक विदेशी व्यक्ति से मिलने के बाद शुरू हुई थी। वो विदेशी व्यक्ति पहले से जांच एजेंसी की नजर में था। मिली जानकारी के अनुसार अगले हफ्ते मेई तियानहाओ फिर उससे मिलने वाला था। वो उसे कुछ जरूरी तकनीकी दस्तावेज देने वाला था, लेकिन उन दस्तावेजों के स्टोरेज डिवाइस में एक खतरनाक सुरक्षा सिस्टम लगा हुआ था। अगर मेई तियानहाओ को किसी खतरे का एहसास होता तो वो तुरंत उसे एक्टिव कर सकता था, जिससे स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती थी। पहले भी कई अधिकारी उसके करीब जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो बहुत सतर्क रहता था, इसलिए सभी कोशिशें नाकाम हो गई थीं। बाद में पता चला कि मेई तियानहाओ अक्सर इसी तरह के क्लबों में आता था और वो अनजान जगहों पर जाना पसंद नहीं करता था। वो इस क्लब का पुराना ग्राहक था, इसलिए बाई निंगबिंग ने खुद इस मिशन में शामिल होने का फैसला किया। योजना थी कि सही समय पर जरूरी डिवाइस हासिल किया जाए और फिर पहले से तैयार टीम को संकेत दिया जाए। मेई तियानहाओ ने देखा कि बाई निंगबिंग उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रही थी। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। बाई निंगबिंग, अगर तुम अभी मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हारे ऊपर हर महीने 1 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हूँ। क्या ये लड़का तुम्हारे लिए इतना खर्च कर सकता है? क्या ये तुम्हारा ख्याल रख सकता है? बाई निंगबिंग को लगा कि सही मौका आ गया है। वो उसकी बात मानने का नाटक करने वाली थी और फिर उससे माफी मांगकर अपनी योजना आगे बढ़ाने वाली थी। उसने इसके लिए खुद को तैयार भी कर लिया था, क्योंकि उसके लिए मिशन पूरा करना सबसे जरूरी था। लेकिन तभी मेरी आवाज अचानक गूंज उठी। किसने कहा कि मैं उसका खर्च नहीं उठा सकता? बाई निंगबिंग अचानक रुक गई। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। ये क्या हो रहा है? मेरी इस हरकत से उसकी पूरी योजना बदल सकती थी और मामला उम्मीद से ज्यादा मुश्किल हो सकता था। वो तुरंत सोचने लगी कि अब आगे क्या करना चाहिए, इसलिए उसने फिलहाल चुप रहना बेहतर समझा। मेई तियानहाओ ने मेरे साधारण कपड़ों को देखा और मन ही मन सोचने लगा, बातें तो बहुत बड़ी कर रहा है, कहीं ये किसी बड़े परिवार का बेटा तो नहीं। उसने पहले मेरी असलियत पता करने का फैसला किया, इसलिए उसका लहजा थोड़ा शांत हो गया। लड़के, तुम्हारा सरनेम क्या है? मैंने शांत चेहरे से जवाब दिया, मेरा सरनेम मू है। लेकिन मेई तियानहाओ ने मेरी बात गलत समझ ली। उसे लगा कि मैं किसी बड़े मू परिवार से हूँ। लिंगकोंग शहर के 4 बड़े परिवार थे, लेकिन उनमें मू नाम का कोई परिवार नहीं था। यहाँ तक कि शहर के मशहूर अमीर परिवारों में भी मू नाम का कोई खास परिवार नहीं था। इसलिए उसके हिसाब से मैं बस किसी के सहारे पलने वाला लड़का था, यानी मेरी कोई खास पहुंच नहीं थी। ये सोचते ही मेई तियानहाओ का रवैया
रवैया तुरंत बदल गया। वो जोर से बोला, तुम भी मुझसे इस लड़की के लिए मुकाबला करोगे? तुम्हें लगता है कि तुम इसका खर्च उठा सकते हो? मैंने शांत लहजे में जवाब दिया, मैं जो भी पैसे खर्च करता हूँ वो मैंने खुद कमाए हैं। मेरी बात गलत भी नहीं थी, पैसे सच में मैंने खुद ही कमाए थे, बस मेरे पास एक छोटा सा सिस्टम था जो मेरी मदद कर रहा था। मेई तियानहाओ ने बेपरवाही से मुंह बनाया, जैसे मैंने कोई बहुत मजेदार बात कह दी हो। तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई छोड़कर काम करोगे तो आखिर कितना कमा लोगे? उसने थोड़ी ऊपर उठाकर कहा, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पैसे वाले कैसे होते हैं। तुम खुद देख लेना कि बाई निंगबिंग मेरे सामने कैसे झुकती है। मेरे चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन मेरी नजर अब काफी ठंडी हो चुकी थी। मैं यहाँ सिर्फ जल्दी कुछ पैसे कमाने आया था। मेरा पहले इन सब मामलों में पड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इस आदमी की बातें सुनकर मुझे लगा कि वो आज बाई निंगबिंग को जानबूझकर परेशान करेगा और उसके सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन बाई निंगबिंग बाकी लोगों जैसी नहीं थी। अभी कुछ समय पहले ही हम दोनों के बीच काफी अजीब और करीब वाला पल हुआ था, इसलिए मैं उसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। मेरे स्वभाव के हिसाब से मैं बस चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ नहीं देख सकता था। मेई तियानहाओ हल्का सा हंसा, इतना बड़ा कमरा है और तुम लोगों ने अभी तक कुछ खास ऑर्डर भी नहीं किया? मैनेजर लियू, जो मैनेजर काफी देर से इंतजार कर रहा था, वो तुरंत बोला, जी। मेई तियानहाओ ने कहा, मुझे याद है यहाँ की सबसे महंगी ड्रिंक रोमानी कॉन्टी है, एक बोतल 1 लाख की है। पहले 2 बोतल ले आओ, मैं यहाँ मौजूद सभी लड़कियों को पिलाऊंगा। ये कहकर उसने मुझे चुनौती भरी नजर से देखा। और लड़के, तुम इन सब के लिए क्या ऑर्डर करने वाले हो? मैंने फोन खोलकर अपना बैलेंस देखा। मेरे पास अब सिर्फ 1,07,000 रुपए बचे थे। ये रकम मुश्किल से 1 बोतल के लिए काफी थी। और सबसे बड़ी बात, इतना खर्च करने पर सिस्टम से मुझे कोई इनाम भी नहीं मिलने वाला था। अगर मैंने पूरे 1 लाख खर्च कर दिए तो अगले दिन का जरूरी भुगतान कैसे करता? लेकिन अब जब मैंने बड़ी बात बोल ही दी थी तो मैं उसके सामने पीछे भी नहीं हटना चाहता था। मुझे जल्दी से कोई दूसरा तरीका सोचना था। मेई तियानहाओ ने देखा कि मैं चुप हूँ। उसे लगा कि मैं सोच में पड़ गया हूँ। वो तुरंत मेरी तरफ उंगली करके बोला, कहीं तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है? फिर उसने मैनेजर लियू से पूछा, तुम्हारा क्लब तो मेंबरशिप वाला है ना, फिर यहाँ हर कोई कैसे अंदर आ जाता है? मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं बस ये सोच रहा था कि तुम्हें अपनी असली ताकत कैसे दिखाऊं, इसलिए यहाँ खड़े होकर बेकार की बातें मत करो। मेई तियानहाओ गुस्से में एक पल के लिए चुप हो गया, फिर वो जोर से जाकर सोफे पर बैठ गया। ठीक है, तो मैं यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे पास आखिर कितने पैसे हैं। फिर उसने दांत पीसते हुए बाई निंगबिंग की तरफ देखा। बाई निंगबिंग, आज रात तुम मेरे साथ चलोगी। मैंने तुम पर इतना पैसा खर्च किया है, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती। ये सब कुछ बाई निंगबिंग की योजना के हिसाब से ही आगे बढ़ रहा था। उसने अपने हाथ फैलाए और कंधे उचकाते हुए कहा, जो जीतेगा मैं उसके साथ जाऊंगी। वहाँ मौजूद सभी लोगों को पहले ही लग रहा था कि आज रात मेरी हार तय है। गुलाबी बालों वाली लड़की मेरे पास आई और धीरे से बोली, भाई रहने दो, तुम उससे नहीं जीत पाओगे। वो हर बार बहुत ज्यादा खर्च करता है। वो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा ग्राहक है। मैनेजर लियू ने गुलाबी बालों वाली लड़की को घूर कर देखा। उसे ऐसे मौके बहुत पसंद थे जब ग्राहक एक दूसरे से मुकाबला करते थे, क्योंकि इससे क्लब की कमाई बढ़ती थी। इसलिए वो फिर से माहौल बनाने लगा। भाई मुंह जल्दी करो, तुमने इन सबका सिर्फ 1 घंटे का चार्ज दिया है, समय बर्बाद मत करो। मैं हल्का सा हंसा क्योंकि मुझे एक तरीका सूझ गया था और वो तरीका सबसे आसान था। मैं मुस्कुराकर बोला, ज्यादा ड्रिंक लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं अब सीधे सबको पैसे देने वाला हूँ। सभी लड़कियां तुरंत चुप हो गईं। उन्हें लगा कि पैसे इतने आसानी से नहीं मिल सकते, जरूर कोई शर्त होगी। लेकिन तभी मैंने एक सीधी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं देखने में भले ही बहुत सीधा साधा लगूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी आदत है, मुझे अच्छी बातें सुनना पसंद है। झूठी तारीफ भी चलेगी, अगर बात थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे खुश कर दो। हर अच्छी बात के बदले मैं 100 रुपए दूंगा। तो क्या तुम लोग तैयार हो? सभी लड़कियों ने राहत की सांस ली। बस इतना ही? सिर्फ कुछ अच्छी बातें कहनी है? ये तो उनका सबसे आसान काम था। वे ग्राहकों से बातें करने में काफी माहिर थीं, इसलिए अच्छी अच्छी बातें कहना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तभी मैंने अचानक मैनेजर लियू से पूछा, मैनेजर यहाँ कैश है, मेरे लिए 1 लाख रुपए ले आइए। मेई तियानहाओ ने अपने ग्लास को हिलाते हुए कहा, इतनी ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो? सिर्फ 1 लाख रुपए? लेकिन लड़कियों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे लाइन बनाकर एक एक करके मेरे सामने आने लगी। हर कोई कुछ कहती और फिर मुझसे 100 रुपए ले लेती। एक लड़की बोली, बेबी तुम बिल्कुल मेरे पहले पसंदीदा इंसान जैसे दिखते हो। सिस्टम में 1000 रुपए आ गए। दूसरी लड़की बोली, बेबी इतनी महंगी चीजें मत लो, मैं तुम्हारे पैसे बचाने में ज्यादा खुश हूँ। सिस्टम में 1000 रुपए आ गए। तीसरी लड़की बोली, बेबी मुझे तुम बहुत पसंद हो, अगर तुम हो तो मुझे किसी इनाम की भी जरूरत नहीं। सिस्टम में 1000 रुपए आ गए। फिर बारी बाई निंगबिंग की आई। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। छोटे भाई लगे रहो, जल्दी से मुझे अपने साथ ले जाओ। सिस्टम में 1000 रुपए आ गए। मैं थोड़ा हैरान रह गया, तो क्या वो सच में मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी? मैंने शक से बगल की तरफ देखा। मेई तियानहाओ सोफे पर बैठा था और मेरी तरफ देखकर बस हल्का सा हंसा। मैं सोचने लगा, कहीं बाई निंगबिंग उसके साथ जाना तो नहीं चाहती? अगर ऐसा है तो क्या मैं बेकार में बीच में आ रहा हूँ?
मैंने सिर हिलाकर खुद को संभाला। मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना था। मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं तो यहाँ अपने लिए पैसे कमाने आया हूँ। बाई निंगबिंग हो या कोई और, मैं ये तरीका वैसे भी अपनाता। बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा, फिर उसने हल्के से मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे हाथ से एक नोट निकाल लिया। तभी मैं वापस होश में आया और फिर से अपने काम पर ध्यान दिया। लगभग 1 मिनट में 43 लड़कियों का एक पूरा राउंड खत्म हो गया। सिर्फ 1 मिनट में हर लड़की ने 100 रुपए कमाए, जिससे सभी लड़कियां काफी खुश हो गईं। लेकिन मैं थोड़ा खुश नहीं था। इस 1 मिनट में सिस्टम ने मुझे 43,000 रुपए दिए थे, लेकिन लड़कियों को 4,300 रुपए देने के बाद मेरे पास सिर्फ 37,800 रुपए का फायदा बचा। मैंने सोचा, जब इतना कर ही रहा हूँ तो कुछ बड़ा सोचना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया। मैंने मैनेजर लियू को इशारे से बुलाया। मैनेजर लियू, क्या तुम्हारे पास यहाँ लड़कियों की ट्रेनिंग से जुड़ी कोई किताब या नोट्स हैं? मैनेजर लियू मुझे हैरानी से देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि मैं इसका क्या करूंगा। उसने कहा, है तो सही भाई, लेकिन आपको इनकी जरूरत क्यों है? मैंने कहा, एक एक करके बोलने में बहुत समय लग रहा है, इससे मेरे पैसे देने की स्पीड कम हो रही है। तुम वो ट्रेनिंग वाली स्क्रिप्ट ले आओ, सब लोग एक साथ उसे पढ़ेंगे, इससे काम जल्दी खत्म होगा। मैनेजर लियू ये सुनकर हैरान रह गया। उसे तो ये आइडिया बहुत शानदार लगा। आखिर यहाँ खुले हाथों से पैसे बांटे जा रहे थे। इस क्लब में हर लड़की को मिलने वाले इनाम का एक हिस्सा क्लब को भी मिलता था। जितना ज्यादा इनाम, उतनी ज्यादा क्लब की कमाई। मैनेजर लियू तुरंत वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद वो किताबों और नोट्स का एक ढेर लेकर वापस आया। मैंने उनमें से एक किताब उठाई और सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं सवाल पढ़ूंगा और तुम सब लोग एक साथ जवाब बोलना। चलो मिलकर जल्दी से खत्म करते हैं। मैनेजर लियू हिसाब रखेगा। एक बार पूरा पढ़ने के बाद मैं सबको पैसे दे दूंगा। मैंने जल्दी से पहला सवाल पढ़ा, तुम ये काम क्यों करती हो? सभी लड़कियों ने एक साथ जवाब दिया, मैं अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रही। मेरी माँ बीमार है और मेरी बहन अभी पढ़ाई कर रही है। सिस्टम में 42,000 रुपए आ गए। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। काश ये तरीका मुझे पहले ही सूझ गया होता। फिर मैंने पढ़ा, क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है? सभी लड़कियां बोली, नहीं। सिस्टम में 42,000 रुपए आ गए। मैंने अगला सवाल पढ़ा, तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? सभी ने एक साथ कहा, मैंने अभी कुछ समय पहले ही ये काम शुरू किया है। मुझे अभी यहाँ की आदत नहीं हुई है। सिस्टम में 84,000 रुपए आ गए। मैंने अगला सवाल पूछा, तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? सभी लड़कियां एक साथ बोली, मुझे सिर्फ तुम्हारे जैसे लड़के पसंद हैं। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मैं खुद तुम्हें पसंद करने की कोशिश करती। सिस्टम में 84,000 रुपए आ गए। फिर सभी ने अगली लाइन पढ़ी, मैं आमतौर पर ज्यादा बातें नहीं करती, लेकिन तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सिस्टम में 84,000 रुपए आ गए। ये सब देखकर मेई त्यानहाओ के हाथ में मौजूद गिलास धीरे धीरे रुक गया। पहले उसे लगा था कि मेरे पास 1 लाख रुपए होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब हालात अलग थे। सिर्फ 1-2 लाइन बोलने में 3-4 सेकंड लगते थे और मैं हजारों रुपए बांट देता था। हिसाब लगाया जाए तो 1 मिनट में ही 60,000 रुपए से ज्यादा बांटे जा सकते थे। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का जितना दिखता है उतना साधारण नहीं है। इतने खुले हाथ से पैसे खर्च करने वाला आखिर है कौन? उधर आमे पहले ही वॉशरूम जा चुकी थी और 2 बार तबियत खराब होने के बाद वो धीरे धीरे चल रही थी। दीवार का सहारा लेकर वो मुश्किल से खड़ी थी और झुककर लंबी लंबी सांस ले रही थी। बाकी लड़कियां उसके ज्यादा इनाम से जलती थीं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसका अमीर ग्राहक उसके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करता था। हर बार वो उसे जरूरत से ज्यादा पीने के लिए मजबूर करता। आमे लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। वो बाहर जाकर थोड़ा आराम करना चाहती थी ताकि खुद को संभाल सके। तभी एक प्राइवेट रूम के पास से गुजरते हुए उसे अंदर से लोगों के एक साथ पढ़ने की आवाज सुनाई दी। वो हैरानी से दरवाजे पर रुक गई और शीशे से अंदर देखने लगी। उसने देखा कि सभी लड़कियों के हाथ में एक एक किताब थी और वे कुछ पढ़ रही थीं। उसने अपना सिर हिलाया और तभी उसे याद आया, अरे ये तो वही कमरा है जिसे मैं अभी छोड़कर गई थी। तभी वहाँ से एक सर्विस स्टाफ गुजर रहा था। आमे ने उसे रोक कर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? ये सब क्या कर रहे हैं? स्टाफ ने जवाब दिया, उस ग्राहक ने कहा है कि जो भी ट्रेनिंग मैनुअल की लाइनें पढ़ेगा उसे पैसे मिलेंगे। स्टाफ की आंखों में भी हैरानी थी। सच में कितना आसान है, कुछ पीने की भी जरूरत नहीं, बस एक लाइन बोलो और 100 रुपए ले लो। आमे को यकीन ही नहीं हुआ, भला इतनी आसानी से पैसे कौन देता है? स्टाफ जल्दी में था, वो जाते जाते बस इतना कह गया, यकीन नहीं है तो खुद अंदर जाकर देख लो। आमे ने तुरंत दरवाजा जोर से खोला और अंदर चली गई। कमरे में मौजूद सभी लोग अचानक रुक गए और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे।